everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and I'm Suman ma'am. Welcome to all to my channel and class. Today we read chapter number 3, Democracy in Action. So class 7, this is your chapter number 3 in civics portion, and Democracy in Action यानी जो लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो चुनी गई सरकार है वो किस तरीके से काम करती है। अब अगर हम सरकार चुन लेते हैं तो हमारा जो सरकार है वो हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो हमारे लिए कार्य करती है। हमें हमारे जैसे बड़ा देश है भारत, हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सब एक साथ मिलके सरकार को रन करें, सरकार को चलाएं। तो हमने क्या किया, हमने हमारी डेमोक्रेसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना शुरू किया। यानी अब जो डेमोक्रेसी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, अब लोगों के लिए अगर सरकार है, लोगों के द्वारा ही चुनी गई है, तो वो सरकार लोगों के लिए काम भी करेगी, है ना। तो जैसा कि जस्ट वी रिकॉल आवर प्रीवियस नॉलेज, है ना, विच वी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी वो सरकार जो कि सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। सो इन दिस चैप्टर आज हम पढ़ेंगे कि वो कैसे एक्शन में आती है ना। हाउ इज द डेमोक्रेसी वर्किंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, वो एक सुचारू रूप से, एक अच्छे ढंग से कैसे चलाई जा सकती है, एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस, और हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट इन आवर कंट्री, हम अपने देश में डेमोक्रेसी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली डेमोक्रेसी हैज़ 2 टाइप्स जो होती है। तो आज हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से फॉर्म हैं, और डेमोक्रेसी जो होती है उसमें लोग किस तरीके से अपने नेता को चुनते हैं, और फिर वो नेता जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सो वेलकम टू ऑल एंड like and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon also. So आप जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में इससे संबंधित वीडियोस मिलते रहे। तो डेमोक्रेसी इन एक्शन जो पढ़ते हैं, तो डेमोक्रेसी क्या है, यानी डेमोक्रेसी सरकार के द्वारा, यानी जो काम होते हैं लोगों के लिए, है ना वो, और लोगों के लिए जब काम होते हैं तो लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार ही कार्य करती है। तो वी हैव रीड द डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मे बी इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हमने बात करी कि सरकार जो होती है वो डायरेक्ट फॉर्म में भी काम करती है और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी काम करती है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे हो गया। यस, जो हमारा डेमोक्रेसी है वो 2 टाइप्स का है। वो कैसा है, एक तो है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे काम कर देता है और डायरेक्ट कैसे काम कर देता है, तो आपने देखा हमारे गांव जो है ना, सो द पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व टू टेक द डिसीजन, यानी डिसीजन लेने के लिए इन्वॉल्व होते हैं फॉर द मेकिंग गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्राम सभा है, ठीक है, तो ग्राम सभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एट द विलेज लेवल, यानी जो गांव में विलेज लेवल पे जो अपने निर्णय लेती है उसको हमने नाम दे दिया, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। लेकिन वेयर द विलेजर्स कम टुगेदर एंड टेक डिसीजन फॉर देम सेल्फ, है ना, जहाँ पे कि लोग अपने लिए डिसीजन लेते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, और साथ ही साथ में वेयर विल बी इट नॉट पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल फॉर द होल कंट्री टू मीट द वन प्लेस एंड डिस्कस इश्यूज। आपको क्या लगता है कि जो ग्राम सभा है, ठीक उसी तरीके से क्या हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है कि हम सब एक साथ इकट्ठे हों और डिसीजन लें? ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं? अरे भाई हम सब झगड़ पड़ेंगे, इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी टू टेक द डिसीजन। सो ऑलमोस्ट द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लाते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी बनाते हैं हमारे लिए। So in the indirect form of democracy, political power remains with the help but the exercise indirectly, यानी वो लोगों के लिए तो होता है काम, लेकिन वो इनडायरेक्टली फॉर्म में काम करते हैं। अब इनडायरेक्टली फॉर्म में कैसे काम करेंगे, हम उनको चुनेंगे, इलेक्टर तो वो हमारे द्वारा ही होते हैं, बट द रिप्रेजेंटेटिव मेक्स अप द लेजिस्लेचर एंड इट इज़ नोन द कंट्री एज अ parliament at the national level and state assembly at the
स्टेट लेवल। यानी अब हमने जो हम वोट देते हैं, आपने इलेक्शन के बारे में तो बहुत अपने घरों में सुना होगा ना, हर बच्चे ने सुना होगा और ये सबको पता होगा कि पेरेंट्स से बात करते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, उनको किसको वोट देना है, और इलेक्शन आने वाले हैं तो उनके वोट का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? हर एक व्यक्ति का एक वोट होता है और उसी वोट के द्वारा सरकार चुनी जाती है। यानी वोट डालने जब जाते हैं तो ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ठीक है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। सो दे मेक द लॉज टू बिहाफ ऑफ द पीपल एंड डिटरमाइन टैक्सेस दैट पीपल विल पे, and the council of the ministers had drawn from among these elected member। यानी अब आप ये कहेंगे कि मैम हमारे बिहाफ में वो काम करेंगे, तो वो क्या काम करेंगे? वो हम सबके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, उनको हम चुनते हैं। तो हमने अगर कंट्री लेवल पे अगर हमने चुना तो हमने पार्लियामेंट बनाया, और नेशनल लेवल पे जिसे हम चुनते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, और अगर हम स्टेट लेवल पे जिसे चुनते हैं वो स्टेट असेंबली, है ना, जो कि विधानसभा, हमारे जो राज्य विधानसभा होती है उनमें वो काम करते हैं। ठीक है, सो दे आर द अनकाउंटेबल टू द बॉडी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एज अ लेजिस्लेटर, एंड दस द गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है गवर्नमेंट अगर हावी हो जाए, कभी कभी क्या होता है बच्चे, हमने गवर्नमेंट को चुन लिया और हमें गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है, तो क्या होता है उस गवर्नमेंट को हटाने का भी हमारे पास राइट है। यानी हर 5 साल में जब इलेक्शन होता है और अगर हमें गवर्नमेंट पसंद नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस सरकार को भी हटा सकते हैं। किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा। सो द इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू की एलिमेंट्स टू टूल द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी जो चुनाव है ना, उनके द्वारा ही हम हमारे जो नेता लोग हैं उनको चुनते हैं। और अब आप ये देखिए कि नेता लोगों को चुनने से क्या होगा, जो एफिशिएंट टूल्स जो डेमोक्रेसी के होते हैं वो तभी रिफ्लेक्ट होते हैं जब लोग, जो ऑल पीपल्स एक साथ खड़े हों हमारे डिसीजन मेकिंग में, और पूरे देश को आगे की तरफ लेके जाए, उन्नति की तरफ लेके जाए, तभी वो इलेक्शन कामयाब होता है, यानी तभी वो नेता कामयाब होता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी हर वो एक व्यक्ति जो 18 से उम्र में ज़्यादा है, उसका अपना एक वोट होता है, अपना एक मत होता है, और ये बहुत मीनिंगफुल होता है क्योंकि वो एक ऐसा सिटीज़न है जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और स्पेशली इन द इलेक्शन टाइम वो एक गवर्नमेंट को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। यानी मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें सभी मैन एंड वुमेन्स को इक्वल राइट दिया गया है। यानी अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे ऑल मैन एंड वुमेन जो होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। किस में? इलेक्शन में, और अटेंड करते हैं, है ना। अब आप ये देखिए जो वोट होता है वो महिलाओं का भी उतना ही मजबूत और कारगर होता है जितना कि पुरुषों का होता है। So in this word, the franchise or the right to vote is available to the entire adult population of the country। यानी जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, वो इसमें वोट दे सकते हैं। सो ऑनली चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ द वोटिंग दैट डिक्लेयर्ड द बैंकक्रप्ट। अब आप ये बताइए, अब बच्चे ही पूछते हैं कि मैम हर कोई वोट दे सकता है, हर कोई वोटों में खड़ा हो सकता है? हाँ, हो सकता है बच्चों, लेकिन अगर वो कैसा ना हो, वो अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, है ना, वो कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि क्रिमिनल्स में एक्टिविटीज़ में शामिल हो, या फिर वो मंद बुद्धि ना हो, यानी वो एक डिसीजन लेने के लिए कैपेबल ना हो, ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना। सो द कोर्ट के अनुसार क्या होता है, वोट देने का तो सबको अधिकार है, लेकिन अब आप ये देखिए वो आदमी भी, द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ वोटिंग दोज डिक्लेयर बैंक। अब क्या है कि वोटिंग वही कर सकता है जो कि अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, ठीक है, क्रिमिनल ना हो। तो पर्सन डिक्लेयर्ड क्रिमिनल बाय द लॉ कोर्ट आर नॉट एंटर्ड टू वोट, ठीक है। सो द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दैट मीन्स द राइट टू वोट and to all the citizen, any religion, any caste, any sex, property, education, qualification or not। यानी जो वोट देने का अधिकार है
चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे और महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो या ना हो, इसमें वोट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. So there was a time when the people, when the only man were given to right to vote. एक ऐसा भी समय था जब सिर्फ पुरुष प्रधान जो टाइम था जिसमें कि पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था. इन सब कंट्रीज ओनली प्रॉपर्टी ऑनर्स कुड वोट. और ऐसा कभी कभी क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी ऑनर है सिर्फ वही वोट दे सकता है और अदर ब्लैक पीपल्स वर डिनाइड टू वोटिंग राइट्स. और जो गोरे और काले का जो भेद होता था, है ना, जैसा कि हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उनको भी, जो काले होते थे, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था. सो दिस वाज नॉट मोस्ट अनजस्ट एंड डेमोक्रेटिक. एंड टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव रिमूव्ड. और आज के समय में ये सब चीज़ें दूर हो गई हैं. और एक ट्रू डेमोक्रेसी में इनकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. सो ऑल द इंडियन सिटीजन्स हु अटेंड द एज ऑफ 18 एट द गिवन राइट टू वोट. यानी हमारे देश में जो 18 और 18 से ज़्यादा के जो भी हैं बच्चे हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं. ओनली पीपल कंट्रीब्यूटेड सर्टन क्रिमिनल्स, यानी वो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए. और जो बच्चा है वो 18 से कम आयु का नहीं होना चाहिए. और बट दे कैन वोट ओनली व्हेन द 18 ईयर्स ऑफ एज. 18 साल का हो जाता है तब वो वोट दे सकता है. अब चाहे महिला हो या आदमी हो, पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, चाहे उसका किसी भी समाज में जन्म हुआ हो, वो वोट देने का अधिकार रखता है. तो 1 person 1 vote, यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी का अगर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अगर हम देखें तो उसका एक ही प्रिंसिपल है, और वो है कि एक वोट एक मत, एक व्यक्ति एक मत. तो एजुकेटेड और लिटरेट भी इसमें वोट दे सकता है, वो कोई अंतर नहीं है. नॉट सिटीजन्स लेस देन अदर टू रिप्रेजेंट द राइट टू वोट. और किसी को भी वोट देने से नहीं रोका जा सकता. अब आप कहेंगे कि मैम इलेक्शन जैसा कि हर बच्चे ने इलेक्शन का शब्द तो सुना ही होगा, है ना. इलेक्शन जैसा कि घर में हमारे जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, है ना, दादा दादी हैं, हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो ये बोलते हैं कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है और इलेक्शन की जो पर्चियाँ आई या नहीं आई उसके बारे में बात करते हैं. कौन सा नेता चुनना चाहिए उनको, उसके बारे में भी घर में बात करते हैं. सो द इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ फ्री एटमॉस्फेयर. यानी जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही फ्री होना चाहिए. उसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लोगों पे दबाव नहीं होना चाहिए, और बहुत ही फेयर मैनर में होना चाहिए. तो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं बेटा, उसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं एंड दे पार्टिसिपेट फ्रीली एंड फेयरलेसली. इन इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंडक्ट करे, क्या करे, कंडक्ट करे इलेक्शन, फेयर इलेक्शन करे. और इसके लिए हमारा जो देश है, इंडिया है, इसमें इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जिसमें कि कोई भी दबाव नहीं होता. उसमें फेयर इलेक्शंस कराए जाते हैं, निपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष वोट होते हैं वो कराए जाते हैं. तो इलेक्शन आर हेल्ड टू बी चूज the elect representative to the Lok Sabha, state legislative and assemblies to the local bodies as a municipal corporation and communities, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत. जैसा कि हमने बात करी कि हमारे जो इलेक्शंस होते हैं इनमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको कि हम रिप्रेजेंट, जो हमारी बात को आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो वो लोकसभा जो चुनाव होते हैं हमारे, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हो, जिला परिषद के, पंचायत समिति के ही क्यों ना हो, ग्राम पंचायत जो होती है उसमें क्यों ना हो, ये वोट हम निष्पक्ष और निर्धारित समय पे इलेक्शन कमीशन कराता है. और इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये फेयर तरीके से इन इलेक्शंस को हेल्ड कराए. सो द गवर्नमेंट कैन बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इवन इफ ऑल द सिटीजन एंजॉय वोटिंग राइट्स. और सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी लोग इसको एंजॉय करें और फेयरली अपना वोट दे पाए. तो अब आप ये देखिए कि क्या हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो वोट होता है आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव. यस, कुछ जगह हमारे डू नॉट इन्जॉय, हम इन्जॉय नहीं कर पाते हमारे इलेक्शंस को. सर्टन इंडिविजुअल ग्रुप try to prevent the other form of voting by use their force or
the traits. यानी some candidates or a party spread baseless and misleads rumors against some other candidate to deceive people who voting for the candidates. यानी कुछ लोग अफवाहें भी फैला देते हैं दूसरे कैंडिडेट्स को लेके बेसलेस बातें करके. और authorities who are entered with the conduct of elections side a particular candidate or a party manipulate the election process. तो इलेक्शन जो होते हैं either they're free to express their presence and treated unfairly. अब जो सीक्रेट वॉलेट होता है, लुक एट दिस पिक्चर, इसमें एक लेडी है, वो अपना वोट दे रही है. और आप ये देखिए कि ये कार्डबोर्ड जो लगाया हुआ है ये एक सीक्रेट प्लेस होता है. यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ जो वोट दे रहा है उसे ही पता होता है कि वो कौन से पार्टी या कौन सा नेता को चुनना चाहता है. तो जो सीक्रेट वॉलेट होता है उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो फ्रीडमली, है ना, बिना किसी दबाव के वो चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और विदाउट एनी इंटरफेरेंस. यानी उनके ऊपर उनके कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता उसको और उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता. सो नो बडी शुड नो द वूज फेवर. और कोई ये नहीं बता सकता कि वो किसका फेवर कर रहा है और किसको वो वोट दे रहा है. So after the voting, only a secret wallet can guarantee this freedom to privacy the voters. यानी इसमें गुप्त तरीके से सीक्रेट वॉलेट जो बॉक्स होता है उसमें सीक्रेट तरीके से उसका वोट रखा जाता है. एंड द सीक्रेट वॉलेट इज एन इनिशियल फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत मजबूत होता है. हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में ये इलेक्शन बहुत बड़ी भूमिका रोल होता है, इनका बहुत बड़ी भूमिका होती है. सो द सीक्रेट वॉलेट आर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ऑस्ट्रेलिया. अब आपको जैसा कि सीक्रेट वॉलेट की बात हो रही है तो बात हो ऑस्ट्रेलिया की, हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सीक्रेट वॉलेट इन 1856. और इसमें क्या था, दो तरीके अपनाए गए थे. फर्स्ट वन इज द वोटर्स हैड टू क्रॉस ऑल द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट वांट टू इलेक्ट. यानी जिसे वो नहीं चाहता था वो उनको कट कर देता था. ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो गया था. तो सेकंड फॉर्म क्या लेके आए, द वोटर हैड टू मार्क द करस्पॉन्डिंग बॉक्स ऑफ द परफेक्ट कैंडिडेट. यानी वो सिर्फ उसको टिक कर देता था जिसे वो पसंद करता है. एंड टुडे द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि ईवीएम मशीन कहलाती है शॉर्ट फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है वो कॉमनली यूज़ होने लगी है हमारे देश भारत में भी, हमारे कंट्री जो इंडिया है इसमें भी. और कैंडिडेट क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके चेक बॉक्सेस पे उनका फ़ोटो या उनका जो भी लोगो होता है, ठीक है, और बटन पे वोटर्स टू मार्क देयर चॉइसेस. और उनके चॉइस के अनुसार वो उनके चेक बुक्स होते हैं और फिर वो वोटर्स जो होता है वो अपनी चॉइस से उसको प्रेस कर देता है जिससे कि वो वोट देना चाहता है. सो आई होप आपको इस वीडियो समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल तंसुमन क्लासेस. थैंक यू.